उत्पादन टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। उत्पादन के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे उत्पादन फलन। प्रोडक्शन फंक्शन shows the functional relationship between various production factor and produced quantity। विभिन्न प्रकार के उत्पादन के कारण और उत्पादित इकाइयों के मध्य जो फलनात्मक संबंध होता है उसे हम उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन दो प्रकार का है, अल्पकालीन उत्पादन फलन जो अल्पकालीन बाजार में चलता है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन जो दूसरा आज हम पढ़ेंगे दीर्घकालीन उत्पादन फलन जो कि दीर्घकालीन बाजार में चलता है। दीर्घकालीन बाजार लंबी समय अवधि का बाजार होता है जिसमें उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, मांग की तुलना में पूर्ति संभव है। ऐसी अवस्था में इस बाजार में उत्पादन की तीन अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। तीन रूप में होता है। पहली अवस्था का नाम है वर्तमान पैमाने का प्रतिफल। हाँ, इसको दो नामों से जानते हैं, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल यानी कि पैमाने का प्रतिफल। तो वो तीन है। पहला है वर्तमान पैमाने का प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल यह उत्पादन की यह दीर्घकालीन बाजार में उत्पादन की प्रथम अवस्था होती है। इसमें आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, फर्स्ट वाला डायग्राम है, एक्स अक्ष पर हमने लिया है उत्पादन के कारक प्रोडक्शन फैक्टर, वाई अक्ष पर हमने लिया है उत्पादन। उत्पादन के कारकों में वृद्धि हुई 10% और उत्पादन में वृद्धि हुई 20%। यानी कि वर्तमान पैमाने के प्रतिफल में क्या होता है, उत्पादन के साधनों में होने वाली वृद्धि आनुपातिक रूप से प्रोपोर्शनली आनुपातिक रूप से उत्पादन में होने वाली वृद्धि से कम होती है। अर्थात उत्पादन के साधनों में वृद्धि तो कम होती है जबकि उत्पादन में वृद्धि ज्यादा होती है। किस रूप में? आनुपातिक, प्रोपोर्शनल। प्रोडक्शन फंक्शन का जो प्रोडक्शन फैक्टर्स का जो हम यूज करते हैं वो और उसके रिटर्न में जो हमें प्रोडक्शन मिलता है तो प्रोपोर्शनली आनुपातिक रूप से उत्पादन की मात्रा ज्यादा होती है। यही वर्तमान है। दूसरा हो गया कांस्टेंट, स्थिर पैमाने का प्रतिफल। कांस्टेंट स्थिर पैमाने का प्रतिफल जैसा कि इस डायग्राम में कि उत्पादन के साधनों में 10% वृद्धि हुई, उतना ही 10% ही उत्पादन में वृद्धि हुई। यानी कि इसमें उत्पादन के साधनों में वृद्धि और उत्पादन के कारकों में होने वाली वृद्धि आनुपातिक रूप से प्रोपोर्शनली इंक्रीज इन प्रोडक्शन फैक्टर एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज प्रोपोर्शनली इक्वल्स टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं आनुपातिक रूप से। तीसरा ह्रासमान। तीसरे वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं वही एक्स अक्ष पर उत्पादन के कारक है, वाई अक्ष पर उत्पादन है। यहाँ पर उत्पादन के कारकों में ज्यादा वृद्धि हो रही है जबकि उत्पादन पहले की तुलना में कम बढ़ रहा है। यानी कि इसमें जस्ट अपोजिट वाली सिचुएशन होती है कि उत्पादन के कारकों में होने वाली वृद्धि उत्पादन में होने वाली वृद्धि से आनुपातिक रूप से अधिक होती है। यानी कि ज्यादा फैक्टर लगाने पड़ते हैं और प्रोडक्शन रिटर्न में हमें कम मिलता है। फर्स्ट वाले में फायदे वाली सिचुएशन है कि कम माल लगाओ, कम प्रोडक्शन फैक्टर लगाओ, ज्यादा माल मिलता है यानी ज्यादा प्रोडक्शन होता है। सेकंड वाले में जितना माल लगाया, जितना प्रोडक्शन फैक्टर लगाए उतना ही रिटर्न में मिल गया। थर्ड वाले में क्या होता है, माल तो ज्यादा यानी उत्पादन के कारक तो ज्यादा लगाने पड़ते हैं, रिटर्न में जो हमें प्रोडक्शन मिलता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। ये हमारा दीर्घकालीन उत्पादन फलन कंप्लीट होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था आप अपनी बुक के साथ तैयार रहेंगे क्योंकि बुक के 2-4 बातें हैं जो बुक की हम लोग देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे थे, सॉरी 6, हाँ चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहे थे हम लोग। तो चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले तो फलन की डेफिनेशन है पेज नंबर 41 पर। फलन फंक्शन इसमें भी दे रखी है कि फलन एक तकनीकी शब्द है, टेक्निकल टर्म है जो क्या किस किस में दो चरों के मध्य बताता है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताता है जिसमें से एक तो इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट यानी कि एक स्वतंत्र होता है और एक निर्भर कारक होता है। अब आप आ जाइए पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 में स्टार्टिंग से आपको दे रखा है उत्पादन फलन की मान्यताएं, assumptions of production function।
आप अपनी लॉन्ग रन शॉर्ट रन के सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जो भी अब तक मैंने पढ़ाया है, इस अब तक दोनों वीडियोस को इंक्लूड करते हुए उस सब नॉलेज को ध्यान में रखते हुए इन सबको पढ़ेंगे तो बहुत इजीली और तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, उत्पादन फलन निश्चित तकनीकी होती है जो बाहर से दी हुई होती है, यानी कि उत्पादन फलन के में जो टेक्नोलॉजी यूज में ली जाती है वो फिक्स होती है। टेक्नोलॉजी टेक्निक जो प्रोडक्शन की जो टेक्निक है वो फिक्स रहेगी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होता। दूसरी बात, उत्पादन के साधनों की कीमत बाहर से दी हुई मतलब फिक्स होती है, ठीक है। उत्पादन के साधन यानी प्रोडक्शन फैक्टर की जो प्राइस है ना वो भी सेम है। उत्पादन के कारक लैंड को क्या देते हैं, रेंट, लेबर को देते हैं वेजेस, तो ये सब फिक्स है, इनका खर्चा ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, फिक्स है। उत्पादन फलन का संबंध एक निश्चित समय अवधि से होता है, जैसे अल्पकाल है, दीर्घकाल है, तो एक फिक्स टाइम पीरियड इसमें होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर उत्पादन के साधन में संयोग अनुपात एक सीमा तक ही बदल सकते हैं। संयोग अनुपात यानी कि एक फैक्टर संयोग अनुपात, जैसे कि एक मशीन पर 10 वर्कर काम करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा 12, 13, 15 ही लगा सकते हैं, यानी अनुपात होता है कि एक मशीन 10 मजदूर, एक मशीन 11 मजदूर, एक मशीन 12 मजदूर। तो ये जो अनुपात है ना उत्पादन के साधनों का, विभिन्न उत्पादन के साधनों का अनुपात, ये एक निश्चित सीमा तक ही चेंज हो सकता है, उसके बाद ये चेंज नहीं होगा। एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम तक, एक फिक्स लिमिटेड टाइम पीरियड तक हम इसमें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात होती है पॉइंट नंबर 5, उत्पादन के साधनों की आपस में समरूपता होती है, यानी कि लैंड को रिप्लेस करेगी दूसरी लैंड, और जो एक दूसरे के वो जो जमीन है ना, भूमि, वो एक दूसरे से पूरी तरह हर रूप में मिलती है, किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है, होमोजेनियस टू ईच अदर। एक जो मजदूर काम कर सकता है, जिस कैपेसिटी से, जिस क्षमता के साथ एक मजदूर, एक श्रमिक काम कर सकता है, उतनी ही क्षमता, उतनी ही कैपेसिटी के साथ दूसरा श्रमिक भी काम कर सकता है। यानी कि इस पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पर हम जो भी उत्पादन के साधन, उत्पादन के कारक ये ले रहे हैं, प्रोडक्शन फैक्टर ले रहे हैं, वो सारे प्रोडक्शन फैक्टर आपस में एक दूसरे के समरूप रहेंगे। लेबर के रहेगी, और लैंड के रहेगी, कैपिटल की रहेगी, सब एक दूसरे के समरूप यानी होमोजेनियस होने का मतलब है उनकी साइज, शेप, कलर, क्वालिटी, किसी भी वे में उनका स्टैमिना, उनका वर्किंग परफॉर्मेंस, किसी भी वे में उनमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है उत्पादन के साधनों के परिवर्तनता संभव है, यानी कि हम ये भी मान्यता लेकर चलेंगे कि उत्पादन के साधन परिवर्तनशील है, प्रोडक्शन फैक्टर वेरिएबल है, क्योंकि शॉर्ट रन में हमने एक प्रोडक्शन फैक्टर वेरिएबल लगा, लॉन्ग रन में हमने सभी रखा था, तो प्रोडक्शन फैक्टर वेरिएबल है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये इसकी अगली मान्यता हो गई। सातवां क्या है, उत्पादन के साधन के परिवर्तन की प्रक्रिया एक एक करके की जाएगी, यानी जो चेंज करोगे ना आप लोग उत्पादन के साधन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस वे में एक एक करके होगा, एक साथ ही बल्क में चेंज नहीं होगा, बल्क में चेंज नहीं होता, एक एक करके ही चेंज होता है। चलिए 8वां पॉइंट हमसे कह रहा है कि उत्पादन के साधन, वही वाली बात, पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 4 सेम है कि उत्पादन के साधन एक की जगह पर जब हम दूसरा उत्पादन का साधन लेते हैं ना तो रिप्लेस करते हैं, तो वो रिप्लेस एक लिमिट तक ही होगा, एक लिमिट के बाद वो रिप्लेस नहीं होगा। अगला है 9th पॉइंट, अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर साधनों की पूर्ति बेरोजगार होगी। पूर्ति बेरोजगार होने का मतलब क्या होता है, अल्पकाल की बात हो रही है। पूर्ति बेरोजगार होने का मतलब क्या है कि जो सप्लाई है वो तो फिक्स है, वेजेस बड़े घटे कुछ भी हो, सप्लाई फिक्स है। अल्पकालीन बाजार में क्या होता है, उत्पादन के साधन, केवल एक उत्पादन का साधन परिवर्तनशील होता है, बाकी सब फिक्स होते हैं। तो इसी बात के ऊपर कहा गया बेरोजगार है कि जो सप्लाई है उनके उत्पादन के साधन जो है वो फिक्स है, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। 10वां पॉइंट, फर्म का उद्देश्य लाभ कमाना है, फर्म को चाहिए लाभ, प्रॉफिट, फर्म का इंटेंशन है प्रॉफिट अर्निंग। 11वां, उत्पादन के साधनों का उपयोग पूर्ण कार्यकुशलता, यानी जो प्रोडक्शन फैक्टर्स का जो हम यूज कर रहे हैं, हम मतलब फर्म, प्रोड्यूसर, एंटरप्रेन्योर जो यूज कर रहा है ना वो एकदम अच्छे वे में, सबसे बेस्ट वे में यूज कर रहा है, कोई कमी नहीं छोड़ रहा है उसके यूज में, प्रॉपर यूज में ले रहा है, ठीक है। ये तो इसकी मान्यता हो गई, असम्पशंस की, ये सारी बातें होनी चाहिए तब जाकर ये लॉस काम करते हैं। ये नियम जो अभी हम पढ़ने, अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, डायग्राम्स की शेप वगैरह ये सब जो हमने पढ़ा है ना,
उसके लिए ये मान्यताएं अनिवार्य है कि ये ऐसा होना चाहिए, इट्स कंपल्सरी। ये हो गया। अब इसकी विशेषता, मान्यता और विशेषता कुछ हद तक आप लोगों को सेम भी लगेगी। देखिए विशेषता क्या है? उत्पादन फलन अभियांत्रिकी संकल्पना है, इंजीनियरिंग प्रोसेस है, यानी कि एक टेक्निकल टर्म है, ठीक है, इसे प्रॉपर्ली समझना होता है। भाई साहब बहुत सारी फर्म इसका वास्तव में यूज में लेती हैं। नेक्स्ट है उत्पादन फलन साधनों को उत्पादन के प्रवाह से संबंधित होता है, यानी उत्पादन के साधनों का फ्लो कैसा है, कितने वे में, कितना इंक्रीज कर रहे हैं, कितना इंक्रीज नहीं कर रहे, उनके रिटर्न में प्रोडक्शन कितना मिल रहा है, ये सारी बातों पर डिपेंड करता है। तीसरा, एक साधन द्वारा रूपांतरित उत्पादन के साधनों को व्यक्त करता है। एक साधन द्वारा रूपांतरित उत्पादन के संबंध को, हाँ बिल्कुल, एक साधन का जब हम यूज करते हैं, एक प्रोडक्शन फैक्टर का जब हम यूज करते हैं, तो उसके रिटर्न में जो हमें प्राप्त होता है वो प्रोडक्शन ही होता है। ये इस बात को शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, उत्पादन फलन साधनों व उन साधनों द्वारा उत्पादित उत्पादन की भौतिक मात्रा को बताता है। उत्पादन फलन तो मैंने आपको बताया था, उत्पादन के साधन और उनका उपयोग करके उत्पादित होने वाली इकाइयां, इन दोनों के मध्य जो फलनात्मक संबंध होता है वो उत्पादन फलन होता है। प्रोडक्शन फंक्शन shows the functional relationship between, इसमें क्लियरली दे रखा है वेरियस प्रोडक्शन फैक्टर, उत्पादन के साधन और रिड्यूस्ड क्वांटिटी, उनकी फिजिकल यूनिट। चलिए, उत्पादन फलन का संबंध एक निश्चित समय अवधि से होता है। ये मान्यता में भी आया था कि उत्पादन फलन एक लिमिटेड टाइम पीरियड का होगा। पॉइंट नंबर 6, एक उत्पादन फलन में एक श्रम की इकाई की दूसरी, वही अभी हमने मान्यताओं में पढ़ा था, मान्यताओं में आया था। पॉइंट नंबर 5, वही इसमें कहा जा रहा है कि एक दूसरे के समरूप है, एक की जगह पर हम दूसरे का यूज बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है सातवां पॉइंट, उत्पादन फलन निश्चित तकनीक से, यानी इसका जो रिलेशन होगा टेक्नोलॉजी भी इसमें एक पर्टिकुलर होगी, कोई चेंज नहीं होगा टेक्नोलॉजी के अंदर, ये भी मान्यताओं में आ गया था। उत्पादन फलन के द्वारा केवल साधन और उत्पादन की भौतिक इकाई का संबंध करते हैं, किंतु इनकी कीमत हो, यानी कि रिलेशनशिप किस में होता है उत्पादन फलन प्रोडक्शन फैक्टर के टाइम, प्रोडक्शन फंक्शन में रिलेशन किस में होता है, प्रोडक्शन फैक्टर्स एंड प्रोड्यूस क्वांटिटी। प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, प्राइस मतलब प्रोड्यूस्ड गुड्स की, उत्पादित वस्तु की क्या कीमत होगी, कोई मतलब नहीं है, और दूसरी तरफ प्रोडक्शन फैक्टर की क्या प्राइस है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 9th और लास्ट पॉइंट, अवधि के आधार पर उत्पादन फलन अर्थकाल यानी टाइम पीरियड के बेसिस पर शॉर्ट रन भी होता है और लॉन्ग रन भी होता है। चलिए, इसी में आप लोगों को दे रखा है, तो ऐसे करके आपका ये जो प्रोडक्शन वाला टॉपिक है बेटा, ये कंप्लीट हो जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन अगले चैप्टर में आपको बता ही चुका हूं, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन के वक्रों के शेप और ये सब, ठीक। अब हमारा प्रोडक्शन वाला टॉपिक पूरा हो चुका है, उसमें 2-4 एक्स्ट्रा बातें हैं, वो अभी आप ड्रॉप कर देंगे, जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी तब मैं प्रॉपर्ली आपको उन सब चीजों के बारे में डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। आपका आज प्रोडक्शन टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चंस किसके, वो जो न्यूमेरिकल्स थे कि टीपी से एमपी निकालना है, एमपी से टीपी निकालना है, उससे एपी निकालना है, सीमांत, कुल, औसत के, इनके न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स है मैं आप लोगों को भेजूंगा, वो आप उन न्यूमेरिकल को पूरा करेंगे, और इससे रिलेटेड आपको जो भी कोई भी कैसा भी डाउट हो आप बेझिझक मेरे से पूछिए, आई विल एक्सप्लेन यू। प्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कॉस्ट यानी कि लागत के साथ, ठीक है। थैंक यू।